आइए दोस्तों, आज सुनते हैं ड्रैकुला उपन्यास का चौथा भाग। गर्म पानी के टब में लूसी को जब मैंने यानी उसके मंगेतर ऑर्थर ने और डॉक्टर वैन हेल्सिंग ने कुछ समय के लिए डुबोकर गर्मी प्रदान करी, तो उसके परिणाम स्वरूप लूसी की धड़कन और उसके फेफड़ों की स्थिति कुछ सुधरती नजर आई। वैन हेल्सिंग के चेहरे की चमक बढ़ गई। हम लूसी को उसके बिस्तर पर लिटा चुके थे, वैसे वो अभी भी बदतरीन हालत में ही थी। हमने उसके कमरे में एक नौकरानी को तैनात कर दिया। हम कमरे से बाहर निकल आए। वैन हेल्सिंग मुझे अब परेशान नजर आ रहे थे। उन्हें लूसी को तुरंत खून चढ़ाना था, जिसके लिए एक स्वस्थ इंसान की इंतजार करो और देखो। अगले दिन लूसी को उसकी माँ की कब्र के साथ ही दफन करने की व्यवस्था की गई। लूसी को अभी एक कमरे में उसके ताबूत में लिटाया गया। सबसे अजीब बात यह थी कि लूसी मरने के बाद निरंतर खूबसूरत होती जा रही थी। ऑर्थर ने फुसफुसाते हुए कहा कि क्या लूसी सचमुच मर गई है। मीना और जोनाथन एक्स्ट्रा लौट रहे थे। उन्होंने हाइड पार्क कॉर्नर से एक बस पकड़ी। जब वे नीचे उतरे तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना शुरू किया। अचानक मीना ने महसूस किया कि जोनाथन की पकड़ उसके हाथ पर काफी कस गई है। उसने जोनाथन से पूछा कि क्या कोई चिंता की बात है। जोनाथन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में खौफ दिखाई दे रहा था और उसकी नजरें एक लंबे दुबले पतले आदमी पर टिकी हुई थी, जिसकी नाक आगे से कुछ मुड़ी हुई थी और दाढ़ी और मूछें भी थीं, और वे एक खूबसूरत लड़की को लगातार घूर रहा था। उस व्यक्ति के पहने व बड़े दांत थे, होठ लाल थे, चेहरा कठोर और क्रूर वहशी था। मीना के जोनाथन से पूछने पर कि क्या वे उसको जानता है, वे अनजाने में ही बोला कि यह काउंट ड्रैकुला है, पर वे काफी जवान लग रहा है। जाहिर है कि काउंट ड्रैकुला उसी पोत के सहारे लंदन आ चुका था और अब वे लोगों का खून पीने के लिए उनको शिकार बना रहा था। जोनाथन इतना बोलकर चुप हो गया। उसके अक्सर भूलने की बीमारी के कारण शायद वो भूल चुका था कि अभी अभी उसने मीना को काउंट के बारे में बताया है। मीना ने निश्चित किया कि वह पार्सल में बंद जोनाथन की उस डायरी को जरूर पढ़ेगी, जिसमें वह उसकी ट्रांसिल्वेनिया की यात्रा और वहां के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर पाए, ताकि वे जोनाथन की बीमार होने के रहस्य को भी जान पाए। घर वापसी पर उन्हें वैन हेल्सिंग का तार मिला, जिसमें लूसी और उसकी मां के देहांत की सूचना थी। लूसी अपने पारिवारिक मकबरे में आराम कर रही है, जो एक वीरान चर्च के विशाल अहाते में है। ये लंदन से थोड़ा दूर है और यहाँ सूर्योदय हेम्स्टेड की पहाड़ियों पर होता है, जो खुशबूदार जंगली फूलों से भरा हुआ है। वर्तमान में हेम्स्टेड में कुछ बच्चे गायब होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जो बच्चे लौटकर आए, उनकी गर्दन पर 2 छोटे पैने नुकीले दांतों के निशान भी मिल रहे हैं। कुछ बच्चों ने अपने आप को किसी ब्लूफर लेडी के साथ ही बताया था। बिल्कुल अभी की ताजा खबर के अनुसार एक बच्चा जो कल रात से गायब था, वे आज बिल्कुल सुबह हीथ के शूटर हिल किनारे पर झाड़ियों के नीचे पाया गया। उसके गले पर भी 2 पैने निशान थे। वे बुरी तरह से कमजोर हो गया था। हालात में सुधार होने पर उसने भी ब्लूफर लेडी के बारे में ही बताया, जो उसे ललचाकर अपने साथ ले गई थी। जोनाथन के हालात में अब काफी सुधार है। उसके पास मिस्टर हॉकिंस की मौत के बाद निपटाने के लिए काफी काम है। जाहिर है कि अब वे जब व्यस्त रहेगा तो उन भयानक चीजों के बारे में नहीं सोचेगा जिन्हें उसने पिछले दिनों झेला था। आज जोनाथन घर पर लेट आएगा, उसे बाहर कुछ काम है। जोनाथन के जाने के बाद लूसी ने उसके काउंट के किले में लिखी हुई डायरी उठाई और कमरे में जाकर उसको पढ़ना शुरू किया। जोनाथन के उस प्रतिदिन के लेखन ने मीना को बहुत भयानक तौर पर परेशान कर दिया। उसने सोचा, और जोनाथन ने कैसे उस भयानक किले, काउंट और उसकी पिशाचनियों को झेला होगा। मीना ने उस डायरी के सारे विवरण को टाइपराइटर से पन्नों पर दर्ज करना शुरू करा, ताकि जरूरत पड़ने पर वे ये सारी सच्चाई लोगों के सामने भी ला सके। इधर वैन हेल्सिंग ने मीना से तार के द्वारा उससे मिलने की इच्छा जाहिर की, तो मीना तुरंत ही मान गई, ताकि वो लूसी के अंतिम दिनों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सके। वैन हेल्सिंग तुरंत ही एक्स्टर के लिए निकल पड़े। आज जोनाथन पूरा एक दिन के लिए किसी काम के सिलसिले में एक्स्टर से बाहर गया हुआ है और आज ही वैन हेल्सिंग को मीना से भी मिलना है। मीना से मिलने के बाद वैन हेल्सिंग ने बताया कि उसने मीना का एक पत्र जो उसने लूसी को लिखा था पढ़ लिया था। तभी उसे लूसी की नींद में चलने की आदत के बारे में पता चला। लूसी के बारे में बात करने के बाद जोनाथन की सेहत पर बात चलने लगी। मीना ने वैन हेल्सिंग से प्रार्थना करी कि क्योंकि वे एक मानसिक चिकित्सक हैं, इसलिए जोनाथन के लिए भी कोई उपचार अवश्य बताएं, जिससे वे पूरी तरह से स्वस्थ हो सके। उन्होंने मुझसे जोनाथन के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहा और मदद करने का भी वादा किया। मीना ने कुछ झिझकते हुए उन्हें टाइप किए हुए जोनाथन की डायरी को सौंप दिया। वैन हेल्सिंग ने कल प्रातः वापस आकर मीना और जोनाथन से मिलने का वादा किया और चले गए।
अगले दिन वैन हेल्सिंग जब जोनाथन की डायरी के पन्नों को अच्छी प्रकार से पढ़कर मीना के घर पहुंचे तो उनकी मुलाकात जोनाथन से भी हुई और उन्होंने मीना को आश्वासन दिया कि जोनाथन के ऊपर जो भी असर हुआ है वह कुछ समय के लिए ही है। उनके इस कथन से मीना के दिल का बोझ काफ़ी हद तक समाप्त हो गया। उन्होंने आगे कहा कि डायरी में वर्णित आदमी या पिशाच बहुत ही भयानक है, पर मैं उसको ढूंढने में अपनी सारी बुद्धि और शक्ति लगा दूंगा, और अगर काउंट इस वक्त लंदन में है तो ये और भी खतरनाक है। जोनाथन ने कहा कि अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जो मैंने देखा सहा काउंट के किले में वह सब वास्तविक था, और अब वे लंदन में है और अधिक जवान हो गया है। पर कैसे? वैन हेल्सिंग और जोनाथन एक दूसरे के पूरक लग रहे थे। वे इतने समय में ही इतने अच्छे दोस्त बन गए थे। नाश्ते के बाद जोनाथन उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया और वादा किया कि जब भी उन्हें आवश्यकता होगी वे दोनों उपस्थित हो जाएंगे। द वेस्टमिंस्टर गज़ेट, लंदन का फेमस अखबार, छोटे बच्चों के गायब होने की खबरों से भरा पड़ा था, और जो वापस मिल रहे थे उनकी गर्दन पर पिन जैसे 2 छोटे निशान पाए जा रहे थे, बिल्कुल लूसी की गर्दन की तरह। क्या इन दोनों बातों में कुछ एक जैसा था? डॉक्टर सीवर्ड और वैन हेल्सिंग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग के मुताबिक बच्चों के गले पर वो 2 छोटे छेद उसने नहीं बनाए हैं जिसने लूसी के गले पर बनाए थे, बल्कि खुद लूसी ने बनाए हैं। दोनों ने निर्णय लिया कि उस बच्चे से मिलने नॉर्थ हॉस्पिटल, जहां वे बच्चा भर्ती था, चलना चाहिए, और बाहर आकर उन्होंने एक दूसरे के विपरीत जगह पर अड्डा जमा लिया और चौकीदारी करने लगे। लगभग प्रातः होने वाली थी। दूर से देखने पर प्रोफेसर ने देखा कि लूसी अपने हाथ में एक छोटा बच्चा उठाए चली आ रही है। उन्हें देखते ही वे उसे छोड़कर भाग गई। सबसे पहले प्रोफेसर ने बच्चे की गर्दन की जांच की। उसकी गर्दन पर कोई निशान नहीं था। हम बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए। क्या किया जा रहा है, और ये सब निश्चित करना सच में ही बड़ा ही आश्चर्यचकित था। रात्रि के 11:15 बजे थे। हम सब चर्च के परिसर में दाखिल हो चुके थे। चांदनी रात थी। हम सभी लोग दहशत और आश्चर्य से भरे हुए थे। ताबूत खोला गया। लूसी ताबूत से गायब थी। सबके चेहरे सिवाय वैन हेल्सिंग के आश्चर्य और भय से खुले हुए थे। प्रोफेसर ने शीघ्रता से ताबूत को बंद किया और बाहर आकर अपनी जेब से एक पदार्थ निकाला। उन्होंने बताया यह वे एम्स्टर्डम से लाए हैं। यह एक प्रकार का पवित्र भोग है। उससे वे मकबरे की सील करने लगे, और अब हम सब अपने अपने स्थानों पर चले गए जहां से हम निगरानी कर सकते थे। खामोशी का एक लंबा दौर गुजर गया। फिर प्रोफेसर ने की फुसफुसाहट की आवाज निकाली। हम सब सतर्क हो गए। दूर सदाबहार वृक्षों की कतारों के पीछे से एक सफेद आकृति बढ़ती हुई देखी। जब वे पास आई तो हमने देखा कि वे लूसी थी। उसके हाथों में एक छोटा नवजात बच्चा था जिसे शायद वे काट चुकी थी, क्योंकि उसके मुंह से खूनी धारा बह रही थी जो उसकी ठुड्डी तक आ गई थी। लूसी ने हम सबको देखा और गुस्से से गुड़गुड़ाती हुई पीछे हटी। उसकी आंखें क्रूरता और गुस्से से भरी हुई थी। उसने उस बच्चे को जमीन पर फेंक दिया। फिर वे आर्थर को देखकर हाथ फैलाकर उसकी तरफ बढ़ी और बोली, मेरे पास आओ आर्थर, इन सबको छोड़ो, आओ हम साथ में आराम करेंगे, आओ मेरे पास आओ। आर्थर किसी समझ से भरा जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही वैन हेल्सिंग ने उन दोनों के बीच में अपना एक छोटा सोने से बना क्रूसीफिक्स बीच में रख दिया। इससे वे झटके से पीछे हटी और अपने मकबरे की तरफ भागी, पर क्योंकि उस पर पवित्र पदार्थ से सीलिंग लगी हुई थी वे वहीं रुक गई। वैन हेल्सिंग क्रूसीफिक्स को पकड़े हुए मकबरे तक गए और उन्होंने सीलिंग हटा दी। लूसी अपनी कब्र में प्रवेश कर चुकी थी और फिर प्रोफेसर ने दोबारा मकबरे को सील कर दिया। हमने बच्चे को उठाया और सावधानी पूर्वक उसको फिर से उसी स्थान पर रख दिया जहां वे उस पुलिस वाले को प्राप्त हो सके और हम पुलिस के झमेले से बच सकें। दोस्तों, ड्रैकुला कहानी का ये चौथा भाग आपको कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताएं।